नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रथ विद अब्दुल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाले हैं जिस घटना का ताल्लुक उत्तराखंड से है, हरिद्वार से है। और ये सच्ची घटना 1996 की है। ये उस वक्त की घटना है जब शायद सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया का इतना ज़माना नहीं था और इस तरीके की जो कहानियाँ समाज में पनपती थी वो शायद इसी तरीके से दबी दबाई रह जाती थी। और जो किसी भी समाज में कमज़ोर गरीब लोग होते थे वो किन किन बुराइयों का सामना करते थे या करते हैं, ये चीज़ें आपको इस कहानी में ज़रूर सुनने और समझने को मिलेंगी। कहानी शुरू करते हैं और आप आखिर तक इस कहानी को सुनेंगे तो वाकई आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। पंचायत का एक ऐसा फैसला जिसको सुनकर ज़रूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। 1996 की वो रात थी जब एक शख्स एक बैलगाड़ी पे एक लड़की को, एक जवान लड़की को थाने ले जाता है। और जैसे ही वो थाने पहुंचता है एसएचओ साहब उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्यों यहाँ आए हैं। लेकिन वो शख्स किसी भी तरीके से बात करने की हालत और कंडीशन में नहीं होता। और जब एसएचओ साहब चारपाई की तरफ जाकर उस औरत की हालत देखते हैं तो एसएचओ साहब और ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और फौरी तौर पर जो उस वक्त हरिद्वार के आईपीएस एसपी थे अशोक कुमार, उनसे कांटेक्ट करते हैं। उनको बताते हैं कि एक शख्स थाने में एक लेडीज़ को लेके आया है जिसकी हालत, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जो बेहोशी की हालत में है। और जो नौजवान, जो शख्स इसके साथ आया है वो किसी भी तरीके से बात करने की कंडीशन में नहीं है। एसपी साहब फौरी तौर पे एसएचओ को हिदायत देते हैं और उनको बताते हैं कि इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, इनका इलाज शुरू कराया जाए और मैं जल्दी ही हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। इतना वक्त, जितना वक्त एसएचओ साहब को हरिद्वार से रुड़की के पास उस गांव तक आने में लगता, शायद उतना ही वक्त एसपी साहब ने लगाया और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर जब एसपी साहब ने लड़की से बात करने की कोशिश की तो वो किसी भी हाल में या होश में नहीं थी कि वो बात कर पाती। लेकिन जब एसपी साहब उसके साथ आए हुए उस नौजवान से बात करते हैं तो वो एसपी के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और एक कहानी बयान करता है। और वो एक ऐसी कहानी थी जो वाक़ई अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। वो शख्स बताता है कि मैं गरीब हूँ, मैं मज़दूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ एक जगह भट्टे पे काम किया करता था। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमारी 2 या 3 वक़्त की जो रोटी थी वो भट्टे से इसी तरीके से चल रही थी। 2 साल पहले मेरी शादी इससे हुई और हम दोनों उसी भट्टे पे रह के काम करने लगे। दिन भर की थकान के बाद मैं जब थका-हारा अपने कमरे पे जाता, अपनी बीवी के पास जाता, जो जाकर सो जाता और जो ज़रूरतें होती थी वो अपनी बीवी की मैं उस कमाई से जितनी मुझसे हो सकती थी उतनी मैं पूरी करता रहता। जैसे ही वक़्त गुज़रा तो उसकी जो बीवी थी, वो जो भट्टे पे लगा हुआ मुंशी था, जो भट्टे पे मुंशियाने का काम करता था, उसके साथ संपर्क में आ जाती है और उन दोनों के दरमियान इतनी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं कि उनकी बढ़ती नज़दीकियों का इस नौजवान सुनील कुमार को भी पता चलता है। ये अपनी बीवी को उससे रोकने की और दूर होने की हिदायत देता है, उसको कहता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हम दोनों शादीशुदा हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानती और एक दिन वो उस मुंशी के साथ भट्टे से फ़रार हो जाती है। वो शख्स चूँकि गरीब था, मज़दूर था, उसके पास इतनी ज़्यादा सोर्सेज़ थाने तक पहुँचने की नहीं थी। वो जो जिनके पास काम करता था, भट्टे के मालिक के पास जाता है और उसको जाकर पूरा मामला सुनाता है कि मेरी बीवी मुंशी के साथ निकल गई है, आप मेरी मदद कीजिए और मेरी बीवी को मैं मुझ तक लाने में, यहाँ तक लाने में आप भी कोशिश कीजिए। वो रोज़ाना उनको कह देता था कि कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वक़्त गुज़रने के साथ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुज़र जाते हैं और उधर मुंशी भी, जो शायद उससे मोहब्बत तो नहीं करता था, अपने जिस्म की हवस पूरी करना चाहता था, उसकी भी हवस पूरी हो जाती है। और 20 या 22 दिन के बाद जब उसकी हवस पूरी होती है तो वो जो उसको जिस्मानी तौर पे सुख देता था वो भी नहीं दे पा रहा था।
और जो चीज़ें उसको घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत थी, वो भी शायद वो अब उसकी पूरी नहीं कर रहा था। और आहिस्ता-आहिस्ता अब वो वहाँ रह के तंग होने लगी थी, परेशान होने लगी थी और उसको ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगी थी कि ज़रूर यहाँ तो एक अच्छे मकान में है, लेकिन यहाँ इज़्ज़त नहीं है और यहाँ जो सुकून तुझे अपने शोहर के पास था, वो शायद उसे वहाँ नहीं मिल पा रहा था। वो मुंशी को कहती है कि मुझे दोबारा अपने शोहर के पास जाना है और मुंशी तो चाहता ही यही था कि वो यहाँ से जाकर अपने शोहर के साथ ही रहने लगे। वो मुंशी उसको छोड़ देता है और जब वो अपने शौहर के पास आती है तो वो दोबारा उसको उसी तरीके से कबूल कर लेता है। वो कोई गिला शिकवा नहीं करता, खुशी-खुशी चूँकि वो गरीब था और उसके पास शिकवे शिकायत करने के लिए भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो उसको उसी हाल में एक्सेप्ट और कबूल कर लेता है। लेकिन भट्टे पे जो उसके आस-पास दूसरे मज़दूर काम करने वाले थे, वो रोज़ाना उसका मज़ाक बनाते थे, उसको चिढ़ाते थे, उसको बताते थे कि तेरी बीवी बदचलन है, ये किसी के साथ भी निकल जाती है, किसी के साथ भी ये नज़रें मिलाती है। और रोज़ाना अब वो उन लोगों का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए अब उसने ये तय किया कि अब हम यहाँ से छोड़कर अपने गाँव चले जाएँगे। और अब वो वहाँ से भट्टे से अपना हिसाब फाइनल करके अपने गाँव लौट जाते हैं। जैसे ही वो गाँव में लौटते हैं, तो ये खबर गाँव में भी आग की तरह फैल जाती है कि इसकी जो बीवी है, वो किसी मुंशी के साथ रातें बिताकर आई है और वो बदचलन है। जैसे ही ये बात गाँव में फैलती है, गाँव में एक पंचायत बैठती है और पंचायत उसी के घर का जो छोटा-सा सहन था, जो लॉन था, उसी में बैठकर गाँव के जो बड़े लोग थे, जो पंच थे, सरपंच थे या उस समाज के जो बड़े लोग थे जिनको समझदार कहा जाता है पंचायत में बैठने वाले, वो लोग वहाँ बैठते हैं। लेकिन ये शख्स और इसकी ये 20 साला बीवी और 22 साला वो शख्स, वो दोनों को दोनों एक कोने में बैठ जाते हैं और वो पंचायत के फैसले का इंतज़ार करते हैं। पंचायत में तरह-तरह की बातें होती हैं, तो लोग आपस में बातें करते हैं कि अगर इसको ये इससे संतुष्ट नहीं थी, इससे इसको सुख नहीं मिल रहा था, तो ये किसी अपने समाज के किसी नौजवान के साथ निकल सकती थी, किसी अपने समाज के नौजवान से अपनी जो ज़रूरतें थी वो पूरी करा सकती थी। क्यों ये किसी दूसरे समाज के साथ, समाज के किसी बंदे के साथ, किसी जवान के साथ निकली है। और जब इस तरीके की चीज़ें पंचायत में होती हैं, तो एक शख्स पंचायत में जो बड़ा था, वो कहता है कि बातें बहुत हो गई हैं, अब पंचायत को अपना फरमान सुनाना है। जैसे ही पंचायत अपना फरमान सुनाती है, तो उस औरत और उसके शौहर के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक जाती है। पंचायत में लोग तय करते हैं कि वो नौजवान खड़े हो जाएँ, जो 15 या 16 नौजवानों को वहाँ पे तय किया जाता है कि जो बारी-बारी इसको जिस्मानी सुख दें और इसके साथ रात बिताएँ और इसको, इसकी जो हवस है वो पूरी की जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जो लोग रात बिता सकते हैं, जो लोग इसकी हवस को पूरी तरीके से मिटा सकते हैं, वो नौजवान खड़े हो जाएँ। 16 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, उनको तय किया जाता है और वो बारी-बारी उसके साथ कमरे में जाते हैं और हबशी बनकर एक लड़की का शिकार करते हैं। बारी-बारी जब लोग जा रहे थे और अपनी हवस पूरी करके बाहर आ रहे थे और फिर दूसरा जाता था और फिर पहले वाला आकर दोबारा अपनी बारी का इंतज़ार करता था। इसी दौरान एक अंदर से बाहर आता है और वो कहता है कि मैंने देखा है कि अब उसकी नब्ज़ नहीं चल रही है और उसकी नब्ज़ रुक चुकी है और वो अब शायद ज़िंदा नहीं है। फिर उससे पहले आने वाला भी यही बात कहता है कि मैंने भी यही चीज़ उसके अंदर देखी है कि शायद अब उसकी नब्ज़ रुक चुकी है और अब उसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। लेकिन वो नहीं रुकते, बारी-बारी फिर भी उसके साथ इस हालत में भी वो लोग फ़िज़िकल होते हैं और जब वो लोग इतने ज़्यादा उसको परेशान वो हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर वो जो उसका शौहर था वो इस हालत में भी नहीं था कि किसी से शिकवा करता, शिकायत करता और वो लोग अपनी हवस मिटा के जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, वो पड़ोस के घर में जाता है और उनसे बैलगाड़ी लेता है और चारपाई समेत अपनी बीवी को उस पे रख के थाने पहुँच जाता है। जैसे ही वो थाने जाके शिकायत करता है और उसको, उसकी बीवी को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये चीज़ें होती हैं। और जब आईपीएस अधिकारी जो वहाँ पे होते हैं, अशोक कुमार, जब ये पूरी कहानी सुनते हैं, तो फ़ौरी तौर पर एसएचओ साहब को हिदायत देते हैं कि उस पंचायत में जो भी लोग थे, उन तमाम पे कार्रवाई की जाए और उन पे एफआईआर दर्ज करके उनको थाने बुलाया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।
SHO चूँकि इलाके के होते हैं और वो SP साहब को कह रहे थे कि इनका फैसला करा दिया जाए, इनको थोड़े से पैसे दे के इस बात को ख़त्म करा दिया जाए, क्यों इसमें प्रशासन की भी बेइज्जती है। अशोक कुमार जो IPS थे वो फौरी तौर पर SHO साहब को दोबारा हिदायत देते हैं कि आपको किस चीज़ का डर है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी है तो करिए, नहीं तो फिर आपकी भी वर्दी उतार दी जाएगी। तो उसके बाद SHO साहब ज़बरदस्त तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो मुअज़्ज़ज़ उसमें लोग थे, जो ज़िम्मेदार किस्म के, जो रसूखदार लोग थे, उन तमाम को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है और IPS अशोक कुमार खुद इस मामले में आगे आकर कार्रवाई कराते हैं और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। गांव में जब ये बात आग की तरह फैलती थी और गांव दर गांव जाकर खुद IPS अशोक कुमार ने भी लोगों से इस मामले के बारे में पूछा, तो लोगों ने खुद की जान बचाने के लिए और खुद का नाम ना जाहिर करने को लेकर ये जो तमाम बातें थी ये IPS अशोक कुमार को बताई और उन्होंने इस मामले की छानबीन करके उन तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। उसके बाद वो लोग जेल में रहे, लेकिन वो जो लड़की थी उसकी हालत कभी भी ठीक नहीं हो पाई और वो कोमा में चली गई और फिर उसके बाद वो ठीक होके ज़रूर आई, लेकिन वो कभी भी इस हालत में नहीं रही कि वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार पाती, क्योंकि वो मानसिक तरीके से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसके दिमाग की जो नसें थी, उसके दिमाग का जो सर्कुलेट था वो भी बंद हो चुका था, लेकिन उसके बाद वो ज़िंदा है और बस वो एक ज़िंदा लाश की तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो समाज में इस तरीके की जो बुराइयाँ जहाँ भी होती हैं, जिस तरीके से भी होती हैं, चाहे वो कोई गरीब हो, वो कोई अमीर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का मज़लूम हो, उसको कभी भी ये बातें छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। ये बातें समाज से बाहर आनी चाहिए, शासन प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए और जो इस तरीके के समाज में फैसला करने वाले दरिंदे होते हैं, उनको बाहर लेके आना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। समाज में जो बुराइयाँ फैलती हैं, समाज में जो गलत चीज़ें होती हैं, उनके लिए ज़रूर पंचायत होनी चाहिए, लेकिन उनमें फ़ैसला ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक फ़ैसला हो। उनमें फ़ैसले इस तरीके के अगर नहीं होते तो फिर प्रशासनिक तौर पे उसमें कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और जो इस तरीके के मुजरिम और दरिंदे हैं, उनको ज़रूर सलाखों के पीछे पहुँचा देना चाहिए।